Welcome students. Today we will study about the Mughal Empire. It is chapter 4 of your book Our Past part 2nd. Dear students, मुगल एम्पायर के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि किस तरह से मुगल्स ने पूरी इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया। आप सोच सकते हैं कि मिडिल एजेस में जब ना ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा था, ना टेलीकम्युनिकेशन था, फिर भी इतने बड़े वास्ट एम्पायर को कंट्रोल किया था मुगल्स ने, है ना। तो इसीलिए मुगल्स के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुगल्स ने उस टाइम पीरियड में भी अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल एक बहुत बड़े भूभाग पर रखा था, रूलिंग as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages, है ना। तो काफ़ी मुश्किल सी बात थी उस टाइम पे, उन मिडल एजेस में रूल करना और इतने अलग अलग कल्चर के लोगों के ऊपर रूल करना, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग रिलीजन्स के लोग, है ना। तो ये रूल जो है इनका कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही बाबर दिल्ली और आगरा को अपने कंट्रोल में ले लेता है 1526 में, और रूल इनका अंटिल द 17th सेंचुरी, है ना। तो इस तब तक इन्होंने सारा सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। और ये काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल लिगेसी एक छोड़ गए हैं अपने पीछे, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज प्राइम मिनिस्टर अपना एड्रेस पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, कहाँ से? फ्रॉम द रैम्पेट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो कि मुगल एम्पायर्स का रेसिडेंस हुआ करता था, रहा करते थे मुगल एम्पायर यहाँ पे। तो ये रेड फोर्ट है, आप देखते हैं टीवी पर जब भी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यहाँ से, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे में। नेक्स्ट, फूवर मुगल्स। कौन थे मुगल्स, कहाँ से आए थे, किसके डिसेंडेंट्स, है ना। तो मदर साइड कौन था इनके, फादर साइड किसके वंशज से थे, है ना। मदर साइड चंगेज़ खान वाली की तरफ से, और फ्रॉम फादर साइड से तैमूरिड डायनेस्टी के थे। ये अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, है ना। ये अपने फादर नहीं, इनफैक्ट सक्सेसर जो तैमूर डायनेस्टी को ही अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते थे। तो ये पिक्चर है किस तरह से वो अपने आप को तैमूरिड डायनेस्टी के साथ जोड़ना चाहते थे, अपनी पिक्चर बनाते थे। ये जैसे तैमूर है, इसके साथ साथ जो रूलर्स हैं वो अपने पिक्चर्स, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते थे। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल्स ने किस तरह से कैंपेन चलाई और इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल एस्टैब्लिश फाइनली कर लिया। तो मुगल एम्पायर बाबर 1526 से 30 तक इसने रूल किया, 1530 में इसकी डेथ हो गई। ये 12 साल की उम्र में ही इसने रूल किया था। फरगाना एक जगह है 1494 में। बाद में इसको वो छोड़ना पड़ा ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप्स। काफ़ी साल भड़कने के बाद 1504 में इसने फिर से काबुल को सीज कर लिया। 1526 में इसने दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। टेबल में आप पढ़ेंगे सभी रूलर्स के बारे में, किस रूलर का टाइम पीरियड कितना था। सबसे पहले जैसे बाबर आता है, एक तरह से बाबर ने ही, इनफैक्ट बाबर ने ही मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की है हमारी इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसका रूल 1526 से 1530 तक रहा। क्या क्या थे इसके कंपेन्स, कौन कौन सी लड़ाइयाँ इसने लड़ी, कहाँ कहाँ इसने अपना एस्टैब्लिश किया, अथॉरिटी एस्टैब्लिश की, जहाँ अपना रूल एस्टैब्लिश किया। तो आगरा एंड दिल्ली पे सबसे पहले इसने कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था अपनी डेथ से पहले। हुमायूं ने ये अकबर, सॉरी, ये जो मुगल रूलर्स हैं उनके हम टाइम पीरियड को स्टडी कर रहे हैं 1530 तक। जैसे बाबर ने रूल किया, फिर उसके आगे हुमायूं है। हुमायूं
ने रूल किया 1530 से 40 तक। उसके बाद इसको हरा दिया गया और ये काफ़ी जंगलों में भटकता रहा। फिर इसको 1555 में अल्टीमेटली इसने फिर से कंट्रोल कर लिया, अगेन कंट्रोल कर लिया दिल्ली पे और काफ़ी सारे एरियाज़ पे जो मुग़ल के थे। और सिर्फ 1 साल रूल करने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 1556 में ही अकबर एम्पायर बन जाता है। सिर्फ 13 वर्ष की आयु थी अकबर की जब वो एम्पायर बना, है ना। किंग भी नहीं, एम्पायर। किंग तो छोटे एरिया का होता है, एम्पायर बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया का होता है, ठीक है। इसका रूल रहा 1556 से लेकर 1605 तक, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा है और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक इसने रूल किया है। और इस बीच इनकी मिलिट्री कैंपेन्स चलती रहती थी और ये अलग अलग एरियाज़ पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते रहते थे। तो जनरली जो अकबर का रूल है उसको 3 टाइम पीरियड्स में बांटा गया है, 1556 टू 1570, नेक्स्ट इज 1570 टू 1585। किस पर्टिकुलर एरिया में किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने किसको हराया, है ना, वो सब लिखा है यहाँ पे। 1585 से 1605 तक ही अकबर ने, फिर फाइनली 1605 में इसका रूल एंड हो जाता है। और लास्ट ईयर ऑफ हिज रियन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्पायर जहांगीर, है ना। सलीम का ही नाम क्या था, जहांगीर था। तो इसने रिबेलियन कर दी अपने पिता के खिलाफ ही। तो जहांगीर का रूल कब से कब तक रहता है, 1605 से लेकर 1627, ठीक है। इसने अपनी कैंपेन्स जारी रखी। अकबर की स्टार्टेड बाय अकबर, जो भी अकबर ने स्टार्ट की थी मिलिट्री कैंपेन्स, वो इसने कंटिन्यू रखी जहांगीर ने। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह ने मुगल की सर्विस को एक्सेप्ट किया। इसकी कैंपेन्स इतनी सक्सेसफुल नहीं रही हैं सिख्स, अहोम्स और अहमदनगर में। ओके, नेक्स्ट आता है शाहजहां। शाहजहां का रूल 1627 से 1658 तक रहता है। क्या काम किए इसने, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन 1657-58 तो फाइनल जो ये लास्ट ईयर से इसकी लाइफ रूल के कॉन्फ्लिक्ट हुआ फिर सक्सेशन का। जैसे इनके पहले जो रूलर्स थे, जहाँ भाई थे, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था हमेशा। जब भी पहले वाला एम्पायर बूढ़ा हो जाता था, जहाँ, है ना, उसका रीजन एंड होने वाला होता था या छोड़ने वाला होता था, वो तो एक सक्सेशन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता था। इस सक्सेशन के कॉन्फ्लिक्ट में अपने सभी भाइयों में से कौन जीता, औरंगजेब। औरंगजेब सभी भाइयों से जीता और उसने बाकी सभी को मार दिया, है ना, किल कर दिया अपने सभी भाइयों को। और अब शाहजहां, अपने बाप को उसने क्या किया, जेल में डाल दिया और उसके बाद उसकी जेल में ही डेथ हो जाती है शाहजहां। नेक्स्ट आता है औरंगजेब। 1658 से 1707 तक इसने रूल किया, ठीक है। ये काफ़ी क्रूअल रूलर भी इसको माना जाता है। इसने अपनी कैंपेन्स जारी रखी थी और होम्स को डिफीट किया था इसने नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट अगेंस्ट यूसुफजाई एंड सिक्स वर टेम्परली। कुछ कैंपेन इसकी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी एरिया पर इसने कंट्रोल किया था। अपनी आर्मीज इसने भेजी थी किस तरफ, देखो, दक्कन सल्तनट्स थे जो वहाँ भेजी थी। बीजापुर को इसने अनेक्स किया, गोलकोंडा को इसने अनेक्स किया। मतलब साउथ में भी इसने काफ़ी एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया था। तो मराठास के अगेंस्ट में इसने कंपेल चलाई थी। जो मराठास थे वो गुरिल्ला वारफेयर उन्होंने शुरू कर दिया था। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है, ऐसे छुप छुप के वार करना और पता भी ना चले कि कौन वार कर रहा है, कौन है ना, कौन युद्ध कर रहा है हमारे साथ, कोई पता नहीं चलता था इनको, है ना। वो गुरिल्ला वारफेयर वो मराठास ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, क्योंकि इसने मराठा रूलर की इंसल्ट की थी, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर को अपनाया था। औरंगजेब also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis। तो इनसे भी इसको काफ़ी रिबेलियन ये सब फेस करना पड़ता था। His death was followed by a succession conflict among his sons। जैसा यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ था
है ना। तो औरंगजेब ने जैसे सभी अपने भाइयों को मार दिया था, ऐसे ही इसके पुत्रों में भी सक्सेशन के लिए मतलब राज को पाने के लिए लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। ये एरिया है जहाँ पे इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स अपनी की हैं। काबुल, कंधार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अम्बेर, तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ की मिलिट्री कैंपेन्स चलती रही हैं। मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन किसको मानते थे? प्राइमो जेनिचर को ये नहीं मानते थे, जिसमें से बड़ा बेटा ही राज संभालता है। इनफैक्ट ये तैमूरिड कस्टम थी, कोपैशनरी इनहेरिटेंस, इसको मानते थे, कोपैशनरी इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है सभी भाइयों में इक्वली जो सत्ता है, जहाँ जो भी प्रॉपर्टी है वो बांट दी जाती है। ओके, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स के साथ कैसे इनके संबंध थे? तो आपने टीवी में भी अकबर के बारे में सुना होगा, स्टोरी भी देखी होगी कि उसने राजपूत जो रूलर्स थे उनकी लड़की के साथ विवाह किया था। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हैं कि जो मदर थी जहांगीर की, वो कछवाहा प्रिंसेस थी, और किसकी बेटी थी? राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, अम्बेर के रूलर की बेटी थी। वैसे ही द मदर ऑफ शाहजहाँ, वो राठौर प्रिंसेस डॉटर किसकी थी? राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, उसकी बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मनसबदार एंड जागीरदार। कौन होते हैं मनसबदार? मनसबदार जो कि मुगल्स की सर्विस में होते हैं, मुगल सर्विस में होते थे, उनको हम मनसबदार कहते हैं। मनसबदार कौन कौन रिक्रूट किए थे? भले वो ईरानियन थे, इंडियन थे, मुस्लिम थे, अफगान्स थे, राजपूत रूलर थे, मराठा थे, इन सभी को इन्होंने सर्विस में रखा था, और जो भी मुगल सर्विस में होता था उनको मनसबदार कहते थे। अब इन मनसबदार की अलग अलग पोजीशन होती थी, रैंक होती थी, और जैसा पोजीशन और जैसी रैंक होती थी उसके अकॉर्डिंग ही इनकी सैलरी हुआ करती थी। इसकी ज़्यादा रैंक, बड़ा रैंक, उसकी ज़्यादा सैलरी होगी, है ना। तो इनका मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि ये सवार, कैवलरी मैन, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करे, है ना। और इन सभी को मेंटेन करने के लिए, घोड़ों को ब्रांड करने के लिए, जहाँ कैवलरी और चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उनको पैसे दिए जाते थे, रेवेन्यू दिया जाता था जो कलेक्ट करके। ठीक है, तो इस तरह से मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स। ठीक है, कॉल्ड जागीर्स, तो जो इनको रेवेन्यू असेसमेंट दी जाती थी, जागीर वगैरह दी जाती थी, विच वर समवट लाइक इक्तास, बट अनलाइक मुक्तीस, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड in or administer their jagirs, है ना। They had rights to the revenue of their assignments which was collected for them by their servants। तो इस तरह से वो जागीर इकट्ठा करना होता था उनको। तो इस तरह से रेवेन्यू जो आता था उससे जो है मुगल रूल चलता था। तो ये मिलिट्री कैंपेन और किस तरह से ये युद्ध किया करते थे। मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार, तो सवार यानी जो भी घोड़े पे सवार हैं लोग, और साथ ही इनकी आर्मी है। इस तरह से ये मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे। ज़बत और ये ज़मींदार, ये क्या है ये देखते हैं। जो मेन सोर्स था इनकम का, वो क्या था? टैक्स। किस पर? पीजेंट, है ना, जो भी किसान थे, फार्मर्स थे, उस टैक्स से ही इनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, खर्चे चलते थे। ज़मींदारों को इन्होंने नियुक्त किया होता था, लोकल हेडमैन होते थे ये, या पावरफुल चीफ्स होते थे। टोडरमल कौन था? अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर। उसने सर्वे करवाया था कि कितनी फसलें किस एरिया में होती हैं, कितने फसलों की कीमतें हैं, प्राइस हैं। 10 साल का इसने डाटा कलेक्ट किया, 1570 से लेकर 1580 तक, और इस डाटा के बेस पे ही इसने फिक्स किया। क्या फिक्स किया? टैक्स, कि कौन कितना टैक्स देगा। तो जिस एरिया का इसने सर्वे किया उस पर्टिकुलर एरिया में टैक्स फिक्स कर दिया था इसने, और इसी रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहते थे? ज़बत कहते थे। ठीक है, इसी रेवेन्यू सिस्टम को ज़बत कहते थे, जो कि किसने? अकबर ने फिक्स किया था, इस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। ओके, ये था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलती थी, पैसा कहाँ से आता था, किस तरह से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अकबर नामार एनी अकबरी। अबुल फजल कौन था? ये अकबर के कोर्ट में था, और ये अकबर का फ्रेंड भी था। इसने अकबर के
जो शासनकाल है उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है 3 वॉल्यूम में, जिसको अकबरनामा कहते हैं। पहली वॉल्यूम जो किताब वॉल्यूम क्या होती है, बुक ही होती है एक तरह से। तीनों बुक्स बड़ी हो जाती हैं, जहाँ तीनों वॉल्यूम्स बहुत बड़ी होती हैं, एक साथ लिखना इम्पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वॉल्यूम्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहली वॉल्यूम है जो वो अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताती है कि अकबर का बाप कौन था, उसका बाप कौन था, अकबर के बाप का बाप कौन था, इस तरह से, है ना। तो थर्ड वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ अकबर रियल, तो अकबर के शासनकाल का जो भी टाइम पीरियड है उसके बारे में सेकंड वॉल्यूम बताती है। थर्ड वॉल्यूम इज़ द एनी अकबरी, एनी अकबरी नाम है उसकी थर्ड वॉल्यूम का, जो कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता था अकबर, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, कहाँ से पैसा आता था, आर्मी कैसे मेंटेन रखता था वो, किस तरह से आर्मी को सैलरीज देता था, ये सब एनी अकबरी में लिखा गया है। इट आल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। तो इस ही वॉल्यूम्स में, इन तीनों वॉल्यूम्स में ये भी पता चलता है, इस जो भी हिस्ट्री उसने लिखी अकबरनामा में, हमें पता चलता है कि ट्रेडिशन और कल्चर उस टाइम कैसा था इंडिया के लोगों का। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द एनी अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स, है ना। स्टैटिस्टिकल डिटेल्स यानी डाटा भी दिया है कि उस टाइम क्रॉप्स कैसी होती थी, कितनी होती थी, क्या कीमतें हुआ करती थी फसलों की, है ना, और वेजेस क्या थी, रेवेन्यू कहाँ से कितना आता था। तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो था वो भी मेंटेन रखा जाता था। तो ये पिक्चर बताती है कि अकबर जो है वो अकबरनामा ले रहा है किससे, अबुल फजल से। क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसीज, अकबर की पॉलिसीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अकबर का रूल काफ़ी लंबा रहा है, और इनफैक्ट जो मुग़ल के रूल में अकबर का रूल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अबुल फजल की बुक में डिटेल में लिखा गया है, थर्ड वॉल्यूम एनी अकबरी में सारी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है कि किस तरह से सूबास होते थे, और सूबास को कौन गवर्न करता था, सूबेदार गवर्न करता था। हर एक प्रोविंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहते थे, जो कि पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखता था। कौन बख्शी हुआ होता था जिसको मिलिट्री पे मास्टर कहते थे, मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज को हम सदर कहते थे, वो सदर कहते थे। मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार कहते थे, और टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल कहते थे। ठीक है, कोतवाल याद रखना उस टाइम का। तो ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट चलेंगे जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। ठीक है, 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, इनफैक्ट इसमें पूरा एक तरह से कर दिया गया है और बताया गया है कि किस तरह से इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, 17th सेंचुरी में 1600 के बाद का टाइम पीरियड। लेकिन कुछ विजिटर्स ने जो हमारी कंट्री में विजिट करके गए हैं उस टाइम पीरियड पे, उन्होंने लिखा है, बताया है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी थी हमारे देश में उस टाइम, और लोग काफ़ी गरीब थे, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, ग्लेयरिंग थी, इनइक्वालिटीज़ वर ग्लेयरिंग। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां's reign inform us that हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार कितने थे, 445 थे टोटल। 8000 में से कितने थे हाईएस्ट रैंक था जिनका बड़ा रैंक था, 445, है ना। और ये टोटल 8000 का कितना कॉन्स्टिट्यूट करते थे, सिर्फ 5.6% ही थे। मतलब 8000 के 5.6% ही थे मनसबदार, जिनको कि 61.5% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दिया जाता था खर्च करने के लिए। ठीक है, कि वो अब सैलरीज देनी है उनको, या अपने ट्रूप्स जो हैं उनको मेंटेन रखना है, तो इतना सारा पैसा तो इनको ही चला जाता था। ये बताता है कि किस तरह से कितनी इनइक्वालिटी थी वहाँ पे मुग़ल रूल के टाइम। तो ये खर्च तो करते थे पैसा, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पीरियड पे। अब हम देखते हैं कि किंग्स एंड क्वींस कॉन्टेम्पररीज नियर कॉन्टेम्पररीज कौन थे, जो अकबर के समकालीन, है ना, अकबर के रूल के साथ साथ जिन्होंने रूल किया हुआ है विश्व की अलग अलग जगहों पे।
दुनिया की अलग अलग देशों पे या जगहों पे जोग्राफिकल एरियाज पे ओटोमन तुर्की इम्पोर्टेंट है। सुल्तान सुलेमान ने रूल किया है 1520 से 1566 तक। इसने अपनी स्टेट को, अपने रूल को कहाँ तक एस्टेब्लिश किया था? यूरोप, बगदाद एंड इराक। इनफैक्ट नॉर्थ अफ्रीका और मोरक्को के लोग भी, वहाँ का ये लोग भी ऑटोमान की अथॉरिटी को मानते थे, इसकी अथॉरिटी को मानते थे। सुलेमान ने नेवी भी बनाई है ना, और मेडिटेरेनियन सी में है ना वो इस तरह से नेवी कंपटीशन करती थी, दूसरे देशों को जीतती थी और अपने एरिया में शामिल करती थी। दूसरे रूलर्स हैं जो अकबर के टाइम पीरियड के, वो हैं और भी हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, इसने 1558 से 1603 तक रूल किया। सफाविद रूलर ईरान के हैं, शाह अब्बास, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रूल किया। रशियन रूलर जार हैं, जिनको इवान द टेरिबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, these आर द कंटेम्पररीज ऑफ अकबर, है ना। उसके राज के टाइम के साथ साथ ही इन लोगों ने भी रूल किया हुआ है दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट, आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। आप डिटेल में एक बार रीड कर लीजिए चैप्टर को। ऑल दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज आर द डिफरेंट कीवर्ड्स, सभी को देख लीजिए। प्राइमोजेनिचर आपने पढ़ा, जिसमें बड़ा बेटा रूल करता है। कोपन सीनरी क्या होती है, जिसमें सभी को इम्पोर्टेंट वो बांटा जाता है। ऑल दीज कीवर्ड्स यू हैव अंडरस्टूड and all these are explained in details. Okay, आज चैप्टर यहाँ पे ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।